आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लान्स यूट्यूब चैनल। फर्द मलकियत क्या होती है, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसमें कौन कौन सी मालूमात दर्ज होती है, ये सब इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप रिहायशी, ज़रई या कमर्शियल प्रॉपर्टी के मालिक हैं या मुस्तकबिल में इसकी खरीदो फरोख्त का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। लेकिन अगर आपका प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं तो ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं है। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। फर्द मलकियत क्या होती है? दोस्तों, फर्द से मुराद एक जीता जागता चलता फिरता इंसान है, लेकिन कानून की जबान में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक फर्द से मुराद एक पीस ऑफ पेपर यानी कागज का टुकड़ा है, और फर्द मलकियत से मुराद कागज का ऐसा टुकड़ा जिस पर किसी शख्स की मलकियत के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दर्ज हो, उसे फर्द मलकियत कहते हैं। दोस्तों, फर्द मलकियत आपके सामने है। जब भी आप अपना मलकियती रकबा किसी को फरोख्त करना चाहते हैं तो आपको इसकी जरूरत दरपेश आती है, और इस फर्द के हसूल के लिए आप अपने इलाका के मुतलका पटवारी के पास जाते हैं और फर्द मलकियत तलब करते हैं। पटवारी के पास आपके पूरे इलाका या मौजा का रिकॉर्ड एक किताब जिसे जमा बंदी कहते हैं की सूरत में मौजूद होता है। पटवारी इस किताब या जमा बंदी से आपका रकबा और मलकियत को चेक करता है और फिर इसके मुताबिक नकल फर्द मलकियत जारी कर देता है। आज हम इस नकल फर्द मलकियत को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस नकल फर्द मलकियत के हसूल के लिए सबसे पहले आपका कुछ न कुछ रकबा मलकियती होना चाहिए, ऐसा रकबा जिसके आप मालिक हों। दोस्तों, इस फर्द मलकियत में कॉलम नंबर 7 के अंदर रकबा मुंतकला, जिस रकबा के आप मालिक हैं वो दर्ज है। यहाँ पे दर्ज है 0 कनाल 10 मरले 20 स्क्वायर फीट। इस 0 के ऊपर के से मुराद कैनाल, 10 के ऊपर एम से मुराद मरला और 20 के ऊपर SQFT या SQT से मुराद स्क्वायर फीट हैं। यानी आप 10 मरला और 20 स्क्वायर फीट के मालिक हैं। ये रकबा किस जिला के अंदर है वो जिला दर्ज है यहाँ पे, जिला झंग। इसके बाद आपका रकबा इस जिला झंग की किस तहसील के अंदर है वो तहसील यहाँ पे दर्ज है। अगर आप तहसील झंग के अंदर रकबा के मालिक हैं तो यहाँ पे झंग दर्ज होगा। अगर आप इसकी किसी और तहसील में रकबा के मालिक हैं तो वो तहसील दर्ज होगी। इसके बाद मुहाल, आपका ये रकबा किस मौजा के अंदर वाक़ है। दोस्तों, ये मौजा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये तहसील झंग का मैप था। इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने काफी सारे मौजाजात में आसानी के लिए तकसीम किया हुआ है, यानी ऐसे करके इसके काफी सारे मौजाजात बनाए गए हैं और हर मौजा का मुख्तलिफ नाम है। आपका रकबा किस मौजा में है वो कोई भी इसमें हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मौजा नंबर 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था और ये 5 था। आपका रकबा इस मौजा के अंदर मौजूद है और इस मौजा का नाम है सिविल स्टेशन। अगर आपका रकबा इस मौजा के अंदर मौजूद है तो इस मुहाल के अंदर आपके मौजा का नाम दर्ज होगा। इसके बाद तरफ या पत्ती, आपका रकबा इस मौजा में किस तरफ वाक़े है। फॉर एग्जाम्पल, ये मौजा सिविल स्टेशन था और इसके अंदर काफी सारे कौमियत के लोग आबाद हैं, यानी ये इसकी फर्दर डिवीजन है। यहाँ पे एक सैयद फैमिली आबाद है, यहाँ पे नौल, यहाँ पे सियाल। फॉर एग्जाम्पल, आपका रकबा इस स्पेसिफिक पोर्शन के अंदर है तो इस तरफ या पत्ती के कॉलम में कौम सैयद यहाँ पे दर्ज कर दी जाएगी। और अगर यहाँ पे मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं, कोई स्पेसिफिक कौमियत के या बरादरी के लोग आबाद नहीं, तो इस इलाके के नंबरदार का नाम, फॉर एग्जाम्पल वो अब्दुस्तार है तो वो यहाँ पे दर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन अब पटवारी हजरात इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देते हैं क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका रकबा किस साइड पे है। इसकी फर्दर डिवीजन और इसको मजीद स्पेसिफाई करने के लिए इस फर्द में 8 कॉलम मौजूद हैं, इसलिए अमूमन इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। इसके बाद कॉलम है बाबत साल 2011-12 ज़ेर कार। बाबत साल से मुराद आपकी ये फर्द मलकियत पटवारी के पास मौजूद जिस किताब यानी जमा बंदी से देखकर बनाई गई है वो जमा बंदी किस साल में तैयार की गई थी।
یہ اس کتاب کا سال ہے، یعنی وہ کتاب 2011-12 میں تیار کی گئی تھی۔ اس کے آگے ایک لفظ درج ہے زیر کار۔ اس زیر کار سے مراد یہ ہے کہ جس جمع بندی سے دیکھ کے یہ فرد بنائی گئی ہے وہی جمع بندی ابھی تک چل رہی ہے اور اسی میں تمام ریکارڈ موجود ہے۔ اس سال کے بعد کوئی نئی جمع بندی تیار نہیں کی گئی ہے، اس لیے اس میں درج ہے بابت سال 2011-12 زیر کار۔ دوستو بڑھتے ہیں اس فرد کے دیگر کالمز کی طرف، اس میں کیا معلومات درج ہے۔ سب سے پہلے اس کے کالم نمبر 7 کے اندر آپ کا رقبہ درج ہے کہ آپ 10 مرلاز اور 20 اسکوائر فٹ کے مالک ہیں۔ آپ نے یہ رقبہ کب خریدا اور کس انتقال کے تحت آپ اس رقبہ کے مالک بنے، یہ اس کالم نمبر 7 کے بعد کالم نمبر 1 میں درج ہے نام مالک ما احوال۔ اس کے نیچے درج ہے بحوالہ انتقال نمبر 1782 مورخہ 15/11/2020، یعنی آپ اس 10 مرلے 20 اسکوائر فٹ کے اس انتقال نمبر 1782 مورخہ 15/11/2020 کو مالک بنے، یعنی جب آپ نے یہ رقبہ خریدا تو اس وقت آپ کے نام یہ انتقال درج ہوا۔ اس کے بعد یہ انتقال کس کے نام درج ہوا؟ آپ کا یعنی نام اس کالم میں درج ہے محمد اقبال ولد محمد نواز قوم سید سکنہ دے۔ اس کالم نمبر 1 کے اندر درج آپ کا نام اور آپ کی ولدیت آپ کے CNIC کے مطابق درست ہونی چاہیے۔ قومیت صرف پٹواری کے پاس درج ہوتی ہے، یہ CNIC پہ درج نہیں ہوتی، لیکن قومیت کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ سکنہ دے سے مراد آپ جس موضع میں اس رقبہ کے مالک ہیں یعنی سیول اسٹیشن، اسی موضع میں رہائش پذیر ہیں۔ اگر آپ کا ایڈریس شناختی کارڈ میں کوئی مختلف درج ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پہ کوئی بھی ایڈریس درج ہو، سکنہ دے درج ہو یا آپ کے CNIC کے مطابق درج ہو یا کوئی بھی ایڈریس درج نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کا نام، ولدیت اور قومیت درست درج ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس کا کالم نمبر 2 ہے۔ اس کے کالم نمبر 2 میں درج ہے کھاتہ نمبر 50۔ اس کھاتہ نمبر 50 سے کیا مراد ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ دوستو فار ایگزامپل یہ موضع سیول اسٹیشن ہے، اس کا میپ کچھ اس طرح سے تھا یوں۔ اس کو مزید اسپیسیفائی کرنے کے لیے محکمہ ریونیو نے اس کو مزید کچھ حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور اس میں مختلف کھاتہ جات بنا دیے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ کھاتہ نمبر 1، یہ کھاتہ نمبر 2، یہ کھاتہ نمبر 3، یہ کھاتہ نمبر 4 اور اسی طرح یہ کھاتے چلتے گئے اور یہ کھاتہ نمبر 50 ہے۔ آپ کا رقبہ 10 مرلے 20 اسکوائر فٹ اگر کھاتہ نمبر 50 کے اندر ہے تو نمبر کھاتہ میں 50 درج ہے۔ اس کے بعد ہے کالم نمبر 3 نمبر خسرہ۔ دوستو ریونیو ڈپارٹمنٹ نے اس کھاتہ نمبر 50 کو مزید آسانی کے لیے نمبر خسرہ درج کر کے مزید ڈیوائیڈ کر دیا ہے، یعنی اس کو یوں کر کے مزید ڈیوائیڈ کر دیا ہے، یعنی یہ خسرہ نمبر 1، یہ خسرہ نمبر 2، یہ خسرہ نمبر 3 اور فار ایگزامپل یہ خسرہ نمبر 10 تھا۔ آپ کا یہ رقبہ 10 مرلے سب سے پہلے کھاتہ نمبر 50 اور اس کے بعد خسرہ نمبر 10 کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کالم نمبر 4 ہے رقبہ نمبر خسرہ، یعنی یہ جو خسرہ نمبر 10 ہے اس کا ٹوٹل رقبہ کتنا ہے؟ دوستو یہ ہمارا خسرہ نمبر 10 ہے، اس خسرہ نمبر 10 کا ٹوٹل رقبہ کتنا ہے؟ کالم نمبر 4 کے اندر درج ہے 18 مرلے 0 اسکوائر فٹ، یعنی یہ 18 مرلے اور 0 اسکوائر فٹ ہے۔ اس کے بعد کالم نمبر 5 کے اندر درج ہے کل رقبہ کھاتہ، یعنی یہ جو ہمارا کھاتہ نمبر 50 ہے اس کا کل رقبہ کتنا ہے، یا رقبہ نمبر کھاتہ خسرہ، اس کے اندر ٹوٹل جتنے خسرہ نمبر ہیں یعنی 1 سے لے کر اگر 10 خسرہ جات ہیں تو 10 خسرہ جات کا ٹوٹل رقبہ کتنا ہے؟ دوستو اس نمبر کھاتہ 50 کے اندر چاہے 10 خسرہ کا ٹوٹل ایریا کیلکولیٹ کر لیا جائے یا کھاتہ نمبر 50 کا ٹوٹل رقبہ کالم نمبر 5 میں درج کیا جائے تو یہ ایکول ہوگا، یعنی 10 خسروں کا ٹوٹل رقبہ یا کھاتہ نمبر 50 کا ٹوٹل رقبہ اس کالم نمبر 5 میں درج ہے۔ کالم نمبر 5 کے مطابق کھاتہ نمبر 50 کا یعنی یہ جو کھاتہ نمبر 50 ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کے اندر اگر 10 خسرہ جات ہیں تو اس کا ٹوٹل رقبہ 85 کنال 10 مرلے ہے۔ اس کے بعد کالم نمبر 6 ہے، کالم نمبر 6 میں درج ہے کہ آپ کھاتہ نمبر 50 میں 85 کنال 10 مرلے میں کتنا حصہ کے مالک ہیں۔ یہ حصہ جات کیسے کیلکولیٹ کیے گئے ہیں ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں، آپ اس آئی بٹن اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں
दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। इन हिस्सा जात को हम यहाँ भी डिटेल के साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 4,65,120 कहाँ से आया है? फॉर एग्जाम्पल इस खाता का टोटल रकबा 85 कनाल और 10 मरले है। एक कनाल 20 मरलास के बराबर होती है। 85 मरलास को अगर हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो टोटल 1700 मरलास बनते हैं, और अगर हम इसके अंदर ये 10 मरले भी ऐड कर लें तो टोटल 1710 मरलास बनते हैं। अब हम जानते हैं कि एक मरला के अंदर 272 स्क्वायर फीट होते हैं। अगर हम 1710 को 272 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4,65,120 स्क्वायर फीट बनते हैं। ये 4,65,120 स्क्वायर फीट यहाँ पे दर्ज हैं। अब ये 2740 कहाँ से आया है? दोस्तों 2740 कहाँ से आया है? हम इस खाता में 10 मरले और 20 स्क्वायर फीट के मालिक हैं, यानी 10 मरलास और 20 स्क्वायर फीट के। अभी हमने देखा कि एक मरला 272 स्क्वायर फीट के बराबर होता है, यानी अगर हम 10 मरलास को 272 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 मरला के स्क्वायर फीट 2720, और इसके अंदर अगर हम ये 20 स्क्वायर फीट भी ऐड कर लें तो ये 2740 स्क्वायर फीट बन जाएंगे। दोस्तों इस खाता नंबर 50 में टोटल रकबा 85 कनाल 10 मरले है, और 85 कनाल और 10 मरलास को अगर स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करें तो 4,65,120 स्क्वायर फीट बनते हैं, और इन 4,65,120 स्क्वायर फीट में हम 10 मरले 20 स्क्वायर फीट के मालिक हैं। अगर हम 10 मरले 20 स्क्वायर फीट को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करें तो ये 2740 स्क्वायर फीट बनते हैं, यानी हम खाता नंबर 50 में 2740 स्क्वायर फीट के मालिक हैं। दोस्तों इसके कॉलम नंबर 7 के अंदर रकबा 10 मरले 20 स्क्वायर फीट को बिल्कुल इसके नीचे उर्दू के अंदर भी दर्ज किया गया है, 10 मरले 20 स्क्वायर फीट। दोस्तों इसके कॉलम नंबर 1 से लेके 7 तक को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। अब बढ़ते हैं कॉलम नंबर 8 की तरफ। दोस्तों इस फर्द मलकियत में टोटल 8 कॉलम्स हैं, और इन 1 तक 7 कॉलम से ये कॉलम नंबर 8 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें दर्ज है नोट फर्द बगर्ज सबूत मलकियत तैयार की गई है। दोस्तों ये फर्द मलकियत बगर्ज सबूत मलकियत, यानी आपने पटवारी से ये फर्द सिर्फ इसलिए हासिल की है कि आपके पास एक सबूत हो कि मैं 10 मरले 20 स्क्वायर फीट का मालिक हूँ। इसके बाद इसके नीचे दर्ज है नकल मुताबिक रिकॉर्ड असल दुरुस्त है, उजरत हस्बे ज़ाब्ता वसूल पाई। इसके नीचे पटवारी ने तारीख दर्ज की है जिस तारीख को ये फर्द तैयार की गई है, और यहाँ पे पटवारी ने अपनी स्टैम्प लगा के दस्तखत कर दिए हैं। दोस्तों फर्द मलकियत का ये वाला फॉर्मेट आप जहाँ भी हैं पाकिस्तान में, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश में सेम है। फर्द मलकियत के कॉलम नंबर 1 तक 7 सेम रहेगा, लेकिन कैफियत के अंदर ये फर्द बागर्ज, ये गर्ज जो है ये बार बार तब्दील होती रहेगी। दोस्तों इस गर्ज और मकसद के एतबार से फर्द को 4 मेन कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 फर्द बराए बै, नंबर 2 फर्द बराए हिबा, नंबर 3 फर्द बराए रहन या मॉर्टगेज, फर्द बराए जमानत। दोस्तों ये 4 किस्म की फर्दात हैं जो इस मालिक की मौजूदगी के बगैर जारी नहीं होती हैं। जब तक ये असल शख्स अपने ओरिजिनल CNIC के साथ मौजूद नहीं होगा, ये 4 किस्म की फर्दात जारी नहीं होंगी, क्योंकि ये ऐसी फर्दात हैं जिनके अजरा के बाद ये रकबा 10 मरला और 20 स्क्वायर फीट सीज हो जाता है। इसके बाद इसकी कोई फर्द जारी नहीं होती है। जब भी इन चारों मकासद के लिए आप पटवारी से फर्द लेंगे, पटवारी अपने रिकॉर्ड में भी दर्ज करेगा कि इनमें से कोई एक फर्द जारी हुई है, और ये फर्द सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी दर्ज होगी। फर्द बराए बै इसलिए जारी होती है कि आप ये रकबा फरोख्त करना चाहते हैं। फर्द बराए हिबा इसलिए जारी होती है कि आप ये रकबा अपने किसी रिश्तेदार को बतौर गिफ्ट देना चाहते हैं, यानी आप बदले में कोई रकम हासिल नहीं करना चाहते, बतौर गिफ्ट तोहफा देना चाहते हैं। फर्द बराए
है रहन या मॉर्टगेज, यानी ये फर्द आपने इसलिए हासिल किया कि आप ये रकबा किसी बैंक के अंदर मॉर्टगेज या प्लज करवाकर इसके बदले लोन या कर्ज हासिल करना चाहते हैं। और फर्द बराए जमानत से मुराद आप अदालत में अपने किसी दोस्त अजीज रिश्तेदार की जमानत के तौर पर ये जमीन दाखिल करना चाहते हैं, इसलिए ये फर्द हासिल की गई है। दोस्तों, अगर आपने फर्द बराए बै हासिल किया है तो इसके बाद आपने जिसको ये रकबा फरोख्त किया है उसके नाम रजिस्ट्री और इंतकाल दर्ज होगा और इसके बाद आपका ये रकबा उस शख्स के नाम मुंतकिल हो जाएगा। फर्द बराए हिबा से मुराद आपने अपने किसी रिश्तेदार को ये रकबा बतौर गिफ्ट दे दिया है, इसके बाद भी ये रकबा आपके उस अजीज के नाम मुंतकिल हो जाएगा और आपके नाम से ये रकबा कैंसिल कर दिया जाएगा। फर्द बराए रहन जारी होने के बाद जब तक आप वो लोन या कर्ज वापस करके बैंक से क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं ले आते तब तक आपको नई फर्द जारी नहीं की जाएगी। इसी तरह फर्द बराए जमानत, जब तक अदालत से आपकी जमानत की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हो जाती तब तक आप इस रकबा की ये फर्द दोबारा हासिल नहीं कर सकते। या इन चारों किस्म की फर्दात को वापस लाएंगे और पटवारी इसको अपने रिकॉर्ड में कैंसिल करेगा, तब आपका ये रकबा आपके नाम दोबारा बहाल हो जाएगा। दोस्तों, इन चारों किस्म की फर्दात को हासिल करते हुए एहतियात करनी चाहिए और जब तक अशद जरूरत ना हो आप ये चारों किस्म की फर्दात पटवारी से ना लें। दोस्तों, इस वीडियो में हमने इस फर्द मलकियत को डिटेल के साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस इंतकाल को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपका इस वीडियो के बारे में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात का डिटेल के साथ रिप्लाई किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।